जो तो बेटा हमने कल बताया था आपको कि चाल क्या होती है, चाल कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया था कि चाल क्या होती है कि एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है बेटा, चाल कहलाती है। फिर मैंने बताया था आपको कि चाल चार प्रकार की होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था एक समान चाल। पहला बताया था आपको एक समान चाल, एक समान चाल। दूसरा बताया था मैंने आपको असमान चाल, असमान चाल। नंबर 3 पे बताया था मैंने आपको औसत चाल। और नंबर 4 पे मैंने आपको बताया था तात्क्षणिक चाल। अब बेटा मैं बात कर रहा था कल, मैंने आपको एक समान चाल और असमान चाल के बारे में विस्तार से बता दिया था। औसत चाल के बारे में बात कर रहे थे, तो औसत चाल में मैंने आपको दो प्रकार बताए थे। एक तो बताया था मैंने दूरी औसत चाल, दूरी औसत चाल। और दूसरा मैंने आपको बताया था समय औसत चाल। इन दोनों के बारे में बता रहा था बेटा, एक तो दूरी औसत चाल, एक समय औसत चाल। दूरी औसत चाल में मैंने बताया था आपको, यदि बेटा आपको समय नहीं दिया गया हो, क्वेश्चन में आपसे कह रहा हो कि कोई भी जो एक कण है, कोई भी कण है वो D1 D2 और D3 और Dn दूरियों को क्रम से B1 B2 B3 और Bn चाल से तय करता है, तो इस स्थिति में उसका औसत चाल क्या होगी। तो मैंने इस स्थिति में आपको फॉर्मूला बताया था बी एवरेज, यानी औसत चाल का सूत्र बताया था। इस स्थिति में क्या होता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी तो क्या बेटा, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट 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 प्लस Dn और बटे में कुल समय। अब कुल समय क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस में क्या होता है Tn। लेकिन बेटा मैंने क्या बोला, इसमें समय तो नहीं दिया है। अब समय, तो समय को चेंज करना है। अब चूंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा बेटा, दूरी बटे चाल। तो इस स्थिति में फॉर्मूला आया था दूरी बटे चाल, यानी D1 अपॉन B1 फिर प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट 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 Dn, और इधर आ जाएगा D2 अपॉन B2 D3 अपॉन B3 प्लस डॉट 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 प्लस Dn अपॉन में Bn। ये फॉर्मूला कब था, जब आपसे बोले कि D1 D2 D3 और Dn दूरियों को क्रम से B1 B2 B3 और Bn चाल से कोई भी कण तय करता है, तो उस स्थिति में अगर आपसे पूछे औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है। फिर मैंने आपको इसी में दूसरी कंडीशन बताई थी कि यदि कोई कह दे आपसे कि यदि कोई कण अपनी यात्रा के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान आधी दूरी को B1 चाल से और शेष आधी दूरी को B2 चाल से तय करता है, आधी दूरी को B1 चाल से और शेष आधी दूरी को B2 चाल से तय करता है, तो औसत चाल। तो मैंने फॉर्मूला बताया था बी एवरेज इक्वल टू, क्या बताया था, 2B1 B2 अपॉन में आया था B1 प्लस B2, ये फॉर्मूला था। क्लियर। उसके बाद में समय औसत चाल। तो समय औसत चाल में यदि आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि यदि कोई कण, यदि कोई कण, यदि कोई कण अपनी यात्रा में आधी आधे समय में B1 चाल से शेष आधे समय में B2 चाल से
तय करता है तो कण की औसत चाल, तो बी एवरेज इक्वल टू B1 प्लस B2 अपॉन 2। ये कंडीशन मैंने आपको लास्ट में बता रहा था। यदि बेटा क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि यदि कोई कण अपनी यात्रा में आधे समय में B1 चाल से चलता है और शेष आधे समय में B2 चाल से तय करता है, तो कण की औसत चाल क्या हो जाएगी बेटा इस स्थिति में? बी एवरेज इक्वल टू B1 प्लस B2। तो इस प्रकार से मैंने कल यहाँ तक आपको बताया था। अब एक और लास्ट रह गया था, अब वो लास्ट क्या था बेटा? तात्क्षणिक चाल। तो देखो तात्क्षणिक चाल के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 4 आपका रह गया था, और नंबर 4 क्या था? तात्क्षणिक चाल के बारे में। तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है? तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है कि किसी क्षण पर कण की चाल, किसी क्षण पर कण की चाल क्या कहलाती है? तात्क्षणिक चाल। किसी क्षण पर कण की चाल, कण की चाल, तो किसी क्षण पर कण की चाल क्या कहलाती है बेटा? तात्क्षणिक चाल कहलाती है। माना किसी क्षण का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आपसे बोला कि यदि कोई कण 6 सेकंड तक गति करता है, कितने सेकंड तक? 6 सेकंड तक गति करता है, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि कण की 4वें सेकंड पर, 4वें यानी 4वें नंबर पर, जो 4वें सेकंड पर कण की चाल क्या होगी? तो बेटा ऐसे आपसे पूछे, संपूर्ण दूरी कर लिए नहीं, जैसे आपसे पूछे कि 6 सेकंड में कण की चाल 20 किलोमीटर पर आवर थी, 20 किलोमीटर पर आवर थी, किसमें? 6 सेकंड में। पूरे 6 सेकंड में कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यदि आपसे ऐसे पूछे कि 4वें सेकंड में या फिर 5वें सेकंड में कण की चाल क्या थी, तो इसे क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक चाल। क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक चाल। बेटा जो मोटरसाइकिल का आगे का जो मीटर होता है उसे स्पीडोमीटर कहते हैं, जो स्पीड को बताता है, यानी चाल को बताता है। ध्यान रखना, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो किसको बताते हैं? चाल को बताते हैं। तो उसमें जो मीटर लगा होता है जो कि चाल को बताता है उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। अब वैसे बेटा जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो व्यक्ति किसी बाइक पर सवार होकर चल रहे हैं, तो यदि कोई व्यक्ति किसी बाइक पर चल रहे हैं, अचानक पीछे वाले व्यक्ति ने आगे वाले व्यक्ति से पूछा कि बताना मोटरसाइकिल की स्पीड क्या है, यानी मोटरसाइकिल की चाल क्या है, अचानक उसने पूछा। तो बेटा यानी उसने कौन सी चाल बताई? अब तात्क्षणिक चाल, यानी किसी क्षण पर कण की जो चाल होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। क्लियर? मैंने मान लिया, अच्छा इसमें जो दिया गया समय होता है बेटा ध्यान रखना अल्प होता है, और दूरी भी क्या होती है? अल्प होती है। तो मैंने मान लिया कि डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय जब अल्प की बात होती है तो अपन क्या लगाते हैं? आगे डेल्टा। जब छोटी बात होती है, छोटी राशि की बात होती है, तो अपन क्या लगाते हैं? आगे डेल्टा, उस राशि के आगे। तो डेल्टा टी समय में कण के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? डेल्टा एस। डेल्टा टी समय में कण के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? डेल्टा एस है। तो बेटा तात्क्षणिक चाल यानी बी इंस्टेंटेनियस, INT लगाते हैं। तात्क्षणिक चाल को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसलिए BINT लगाते हैं। तो क्या होगा? तात्क्षणिक चाल क्या हो जाएगी कण की? अच्छा दूरी बटे समय, यानी डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। क्लियर? लेकिन परंतु दिया गया समय अल्प है। तो दिया गया समय अल्प है, इसलिए अपन कैसे लिखेंगे इसको? BINT यानी इंस्टेंटेनियस, यानी तात्क्षणिक चाल कहलाएंगे लिमिट LIM। और कैसे लिखेंगे? डेल्टा टी अप्रोच टू द जीरो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी।
क्या लिखा बेटा मैंने, बी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी एफ जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर ये लिमिट क्या बता रहा है कि जो डेल्टा टी का मान है वो लगभग जीरो के बराबर है या जीरो की ओर जा रहा है। जीरो नहीं है, ध्यान रखना, समय का मान जीरो नहीं है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है। तो डेल्टा टी अप्रोच कैसे बोलते हैं बेटा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच, यानी जा रहा है, अप्रोच कर रहा है जीरो की ओर। तो डेल्टा टी अप्रोच टू द जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यदि आप इसको याद रख सकते हो तो इसको रखो, नहीं तो डायरेक्ट इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे, बी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एस बाई डी टी। इस प्रकार से भी इसको अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एस बाई डी टी। क्लियर बेटा, ये होती है ताक्षणिक चाल। तो ताक्षणिक चाल क्या होती है कि किसी क्षण पर कण की चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी एस बाई डी टी। आपसे एस का वैल्यू दे देगा यानी डिस्टेंस का, उसका टी के सापेक्ष क्या करना है आपको, अवकलन। डी बाई डी टी किसको होता था बेटा, अवकलन को, आप पहले पढ़ चुके हो। तो जो आपको डिस्टेंस दिया है वो टी के रूप में होगा और उसका टी के सापेक्ष क्या करना आपको, अवकलन। जैसे डिस्टेंस आपको इस प्रकार से दी होगी, एस इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। इस प्रकार से आपको क्या दी होगी बेटा, डिस्टेंस, और आपको क्या करना है, इस समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन करना है। और जो भी टी की वैल्यू देगी भैया 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, उस पर आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो इस प्रकार से ये ताक्षणिक चाल कंप्लीट होती है। तो बेटा चाल में मैंने आपको बताया था चाल कितने प्रकार की होती है और उसमें कौन कौन से आपके फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद ऐसा ही टॉपिक है, वो है वेलोसिटी यानी वेग। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था दूरी और विस्थापन के बारे में मैंने आपको एक साथ बताया था, उसी प्रकार हम चाल और किसके बारे में, वेग के बारे में भी एक साथ बता रहे हैं। क्लियर बेटा। तो देखो अब जो भी एग्जाम्पल होंगे मैं वेग के बाद ही आपको कराऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, वेग। साफारिन बेटा नेक्स्ट है आपका टॉपिक वेग। तो नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो बेटा वो क्या आपका वेग, वेलोसिटी। अच्छा ध्यान रखना, चाल और वेग में एक ही अंतर, जिस प्रकार से दूरी और विस्थापन में एक ही अंतर था, और वो किसका अंतर था, सिर्फ दिशा का। ठीक है, इसी प्रकार वेग और चाल में सिर्फ एक ही अंतर है, वो किसका है, दिशा का। यदि अपन किसी भी स्पीड को यदि मैं दिशा के साथ में ले लेता हूं तो बेटा वो क्या बन जाता है, वेग। तो जिस प्रकार से मैंने आपको चाल की डेफिनेशन बताई थी, तो वेग की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी कण के द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। किसी कण के द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। तो किसी कण के द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है बेटा, कण का वेग कहलाता है। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन इसकी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, ये तो थी पहली डेफिनेशन, और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है बेटा, वेग। ये दोनों डेफिनेशन है, कोई सी भी आप लिख सकते हो। एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। या फिर विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग। अर्थात यदि मैं लिखना चाहूँ फॉर्मूला, तो वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेग इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा बेटा विस्थापन
बटे समय। तो वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। क्लियर बेटा? यदि मैं बात करूं इसके मात्रक की, सबसे पहले एक और बात कि देखो मैंने इसमें किसकी बात की है? दिशा में, एक निश्चित दिशा में, यानी ये क्या होगी? सदिश राशि होगी, क्योंकि इसमें दिशा की बात हो रही है। तो वेग क्या है? वेग सदिश राशि है। तो बेटा वेग क्या है? सदिश राशि है। यदि मैं बात करूं उसके मात्रक की कि वेग का मात्रक क्या होगा, तो बेटा इसका मात्रक क्या होगा? इधर देखो, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर, जबकि समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किस में हो जाएगा बेटा? एसआई पद्धति में। क्लियर? तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। यदि मैं इसकी बात करूं इसकी विमा की, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? तो मीटर की विमा होती है L1, जबकि समय की विमा क्या होती है? T1। यदि मैं T1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? L1 और T माइनस के 1। तो आपके पास में विस्थापन की विमा क्या आ गई बेटा? सॉरी, वेग की विमा आपके पास में क्या आ गई? L1 T माइनस के 1। तो आप क्या देख रहे हो कि चाल की विमा और वेग की विमा दोनों क्या होती है? एक जैसी होती है, और मात्रा वेग क्या होता है? समान होता है। सिर्फ क्या है कि चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग क्या बेटा? एक सदिश राशि है। आगे बात करते हैं। तो बेटा जिस प्रकार से चाल 4 प्रकार का होता है, उसी प्रकार से जो वेग है वो भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अब कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेग का प्रकार। तो वेग के प्रकार, वेग बेटा मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। और कौन कौन से हैं? एक तो है पहला एक समान वेग, दूसरा है असमान वेग, तीसरा है औसत वेग, और चौथा है तात्क्षणिक वेग। तो बेटा वेग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। सबसे पहले बात करते हैं एक समान वेग के बारे में। तो एक समान वेग क्या होता है कि यदि कण की गति के प्रत्येक बिंदु पर, यदि कण की गति के प्रत्येक बिंदु पर, यदि कण की गति के प्रत्येक बिंदु पर कण का वेग का परिमाण एवं दिशा क्या हो? समान हो। यानी जो वेग का परिमाण है और दिशा दोनों क्या है? यदि एक समान है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो कण है वो एक समान वेग से गति कर रहा है। दोबारा से सुन लीजिए, यदि कण की गति के प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग का परिमाण एवं दिशा क्या हो बेटा? समान हो, तो इस प्रकार का वेग क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग का जैसे उदाहरण है कि सीधी सरल रेखा में एक निश्चित वेग से चलती हुई वस्तु की गति। क्या ठीक है? दूसरा है बेटा असमान वेग। तो असमान वेग क्या होता है? इसकी 3 डेफिनेशन बता रहा हूं। तो पहली डेफिनेशन क्या है इसकी असमान वेग की? यदि कण की गति के प्रत्येक बिंदु पर, यदि कण की गति के प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग का परिमाण तो क्या हो? समान हो। यानी वेग का परिमाण तो क्या रहा है? समान। तो वेग का परिमाण तो समान, वेग का परिमाण तो समान, वेग का परिमाण समान, परंतु दिशा क्या हो? भिन्न हो। कण की गति के प्रत्येक बिंदु पर वेग का परिमाण तो क्या हो बेटा? समान हो, परंतु दिशा क्या हो? भिन्न हो। तो इस प्रकार का वेग क्या कहलाता है? असमान वेग कहलाता है। जैसे किसी वृत्ताकार पथ पर कण की गति, तो यदि कोई वृत्ताकार पथ पर कोई कण गति कर रहा है एक नियत वेग से, तो आप क्या देख रहे हो कि वेग का परिमाण तो समान आएगा, परंतु यदि दिशा की बात करें, जैसे मैं बिंदु P पर बात कर रहा हूँ कि बिंदु P पर
गति जो कण है वो गति कर रहा है उसकी दिशा क्या होगी, तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। और स्पर्श रेखा इस प्रकार से मैंने इसको स्पर्श करते हुए एक रेखा खींच दी। तो ये जो डायरेक्शन आ रही है ये किसको बता रही है, वेग की दिशा को। यदि मैं इस जगह बात करूं तो इस जगह जो कण की वेग की दिशा आएगी वो क्या आएगी, इधर की ओर। यदि मैं इधर की बात करूं तो कण की वेग की दिशा आएगी नीचे की ओर, और इधर खाएगी इधर की ओर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कण की गति के प्रत्येक बिंदु पर जो वेग की दिशा है वो तो क्या है, अलग अलग है, परंतु जो वेग का परिमाण है वो क्या है, समान है। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी, असमान, सॉरी इस प्रकार का वेग क्या कहलाएगा, असमान वेग कहलाएगा। एक दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन में क्या करते हैं अब कि कण की गति के प्रत्येक बिंदु पर वेग का परिमाण तो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, परंतु दिशा क्या हो, समान हो। अब यदि दिशा समान हो, परिमाण तो क्या हो, भिन्न। परिमाण तो बेटा कैसा हो, भिन्न, परंतु दिशा क्या हो, समान। दिशा समान हो परंतु वेग का जो परिमाण है वो क्या हो, अलग अलग। तो इस प्रकार का वेग भी क्या कहलाता है, असमान वेग। जैसे गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती हुई वस्तु की गति। जैसे मैंने किसी पेन को मैं नीचे की ओर डालता हूँ तो उसकी दिशा तो नीचे की ओर होगी, लेकिन इसके वेग में कंटिन्यू क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार का वेग भी क्या कहलाता है, असमान वेग। एक तीसरी डेफिनेशन है, और तीसरी डेफिनेशन क्या है, अब परिमाण भी क्या हो, भिन्न हो, परिमाण भी क्या हो, भिन्न, और दिशा भी क्या हो, भिन्न, यानी दोनों क्या हो, अलग अलग। कण की गति के प्रत्येक बिंदु पर वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों क्या हो, भिन्न हो। तो इस प्रकार का वेग भी क्या कहलाता है, असमान वेग। इसका क्या एग्जांपल है, जैसे प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति में जैसे किसी कण को किसी थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो इस प्रकार की जो गति होती है इसमें जो कण का वेग और दिशा दोनों क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो किसका उदाहरण है ये, असमान वेग का। तो मैंने असमान वेग में आपको 3 डेफिनेशन बताई। पहले में क्या बताया कि वेग का परिमाण समान हो परंतु दिशा क्या हो, भिन्न। इसका एग्जांपल मैंने बताया कि वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु की गति। दूसरी डेफिनेशन क्या बताया कि परिमाण तो भिन्न हो परंतु दिशा क्या हो, समान। और इसका एग्जांपल मैंने बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती हुई वस्तु की गति। तीसरी डेफिनेशन बताई थी मैंने कि परिमाण भी भिन्न हो, दिशा भी भिन्न हो, और इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने प्रक्षेप गति। क्लियर। तो ये तो हो गया असमान वेग। नंबर तीसरा आता है वो है औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है कि कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत वेग। कि वस्तु के द्वारा लिया गया कुल विस्थापन और उसमें लगे समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत वेग। अर्थात औसत वेग बी एवरेज का सूत्र होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो औसत वेग का क्या सूत्र होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, t1 समय पर इसकी पोजीशन थी x1 और t2 समय पर इसकी पोजीशन है x2। क्लियर। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। तो कोई भी जो कण है वो t1 समय पर x1 बिंदु पर था और t2 समय पर कहां पर था, वो x2 बिंदु पर है। क्लियर, ये उसकी पोजीशन है। तो मैं कहूंगा कि कुल विस्थापन, तो बेटा इस स्थिति में कुल विस्थापन तो कुल विस्थापन क्या होता है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु क्या है, x2, और प्रारंभिक बिंदु क्या है, x1। तो x2 माइनस x1, जबकि कुल समय क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। अच्छा, x के ऊपर मैंने वेक्टर लगाया जबकि t के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, क्योंकि ये क्या है, अदिश राशि है, ये क्या है, सदिश राशि है। तो बेटा बी एवरेज यानी औसत वेग इस कंडीशन में बी एवरेज क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये औसत वेग का क्या हो जाएगा, सूत्र। क्लियर। दोबारा से देख लीजिए, औसत वेग क्या होता है कि कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। मैंने एग्जांपल लिया कि कोई भी जो कण है वो t1 समय पर x1 बिंदु पर है और t2 समय पर किस पर है, x2 पोजीशन पर है। तो मैं कहूँगा कुल विस्थापन क्या होता है, अंतिम बिंदु माइनस आरंभिक बिंदु।
अंतिम बिंदु क्या है पे x2, आरंभ बिंदु क्या है x1। इस प्रकार कुल समय t2 माइनस t1। तो आपके पास औसत वेग का सूत्र क्या आ गया बेटा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये किसका सूत्र है, औसत वेग का सूत्र है। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है, किसी क्षण पर कण का वेग, किसी क्षण पर कण का वेग क्या कहलाता है बेटा, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो किसी क्षण पर कण का वेग क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। मैंने मान लिया तो तात्क्षणिक वेग का सूत्र क्या होता है बेटा, बी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, तात्क्षणिक। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसको लिखते हैं INT से। तो क्या हो जाएगा इसका, ds बाई dt, यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हो। तो तात्क्षणिक वेग का ये क्या हो जाएगा सूत्र, ds बाई dt। क्लियर बेटा। तो इस प्रकार से मैंने 4 प्रकार के आपको वेग बताए, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। एक समान वेग में क्या बताया था कि यदि कण की गति के प्रत्येक बिंदु पर वेग का परिमाण और दिशा क्या हो समान, एक समान वेग कहलाता है। और इसमें बताया था कि वेग का परिमाण तो क्या हो समान, परंतु दिशा क्या हो भिन्न भिन्न, असमान वेग कहलाता है। औसत वेग कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग किसी क्षण पर कण का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्लियर बेटा। एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। अब वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो वेग का मान है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेग का मान पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जबकि चाल का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर। क्योंकि दूरी बढ़ने, समय बढ़ने के साथ साथ दूरी का मान हमेशा बढ़ता है। और जब यदि समय के मान बढ़ने के साथ साथ दूरी का मान हमेशा बढ़ता है, तो दूरी का मान बढ़ेगा तो चाल का मान भी बढ़ेगा। इसलिए चाल हमेशा क्या होती है, समय के साथ में पॉजिटिव होती है। जबकि मैंने आपको बताया कि जो विस्थापन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। अब विस्थापन यदि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और तो उसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेग है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। यदि विस्थापन का मान 0 है तो वेग का मान भी क्या होगा, 0। यदि विस्थापन का मान पॉजिटिव है तो वेग का मान भी पॉजिटिव होगा। यदि विस्थापन का मान नेगेटिव है तो वेग का मान भी क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव वेग से मतलब है कि जो कण है वो अपने आरंभिक बिंदु से दूर की ओर जा रहा है। यदि धनात्मक वेग आता है, यानी पॉजिटिव वेग आता है, धनात्मक वेग आता है, तो यदि आपको धनात्मक वेग आ जाता है तो आप क्या बताओगे कि सर जो कण है वो अपने आरंभिक बिंदु से दूर की ओर जा रहा है। ठीक है। और यदि ऋणात्मक वेग आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है वेग की, तो यदि ऋणात्मक वेग आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कण है जो बस वो अपने आरंभिक बिंदु की ओर लौट रही है, यानी वो वापस आ रही है। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव वेग का मतलब क्या होता है कि जो कण है वो अपने आरंभिक बिंदु से दूर की ओर जा रहा है। जबकि नेगेटिव वेग का मतलब क्या होता है कि जो कण है वो अपने आरंभिक अवस्था में पुनः वापस आ रहा है या अपने आरंभिक अवस्था की ओर आ रहा है। क्लियर। एक और बात, दो बिंदुओं के मध्य में औसत चाल, दो बिंदुओं के मध्य में औसत चाल का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन औसत वेग का मान क्या होता है, एक समान होता है। ध्यान रखना, दो बिंदुओं के मध्य में औसत चाल का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना औसत वेग का मान क्या होता है, एक समान होता है। क्लियर बेटा, आगे बात समझ में। अब तो आज मैंने आपको बताया कि वेग और चाल क्या होती है। तो बेटा मैंने आज आपको बताया कि वेग क्या होता है, वेग कितने प्रकार का होता है। कल मैं आपको बताऊंगा कि वेग और चाल में क्या अंतर होता है। इसके बाद में अपन त्वरण के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।